नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में नवपाषाण संस्कृति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि नवपाषाण काल क्या था। भारतवर्ष में भी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बाद नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु यह कहना अत्यधिक कठिन है कि इसका उद्भव कब और किस जाति के द्वारा हुआ। परंतु उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्कृति का फैलाव हो चुका था। इस काल की सामग्री कश्मीर, सिंधु प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर और मुख्यतः बेल्लारी जिले में उपलब्ध हुई है। यह सभ्यता देश के उत्तर पश्चिम में ईसा के 4-5 हजार वर्ष पहले शुरू हुई तथा देश के विभिन्न भागों में देर सवेर विकसित होती गई। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं मानेंगे कि इस सभ्यता का उदय पश्चिम से हुआ और यहाँ से सारे देश में फैली। इस प्रकार का संपर्क और संचार उस काल में रहा होगा, इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वास्तव में नवपाषाणकालीन सभ्यता सहज विकास के क्रम के अनुसार स्वतः ही विकसित होती गई। यद्यपि इस काल में भी उनके हथियार और औजार पत्थर के ही थे, किंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता, कुशलता, सौंदर्य पाया जाने लगा। कहा जा सकता है कि इनके निर्माण करने वाले किसी दूसरी जाति के पुरुष थे, जिनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड का नाम दिया गया है। उनकी संस्कृति नियोलिथिक कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। प्राय यह कहा जाता है कि ये लोग पूर्व पाषाण युग के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि वे बाहर से आए थे। लेकिन इस निश्चित रूप से ये बताना कठिन है कि वे उत्तर पश्चिम दिशा से आए या उत्तर पूर्व की ओर से आए। नवपाषाणकालीन मनुष्य के जीवन में अपने पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि नवपाषाण सभ्यता के केंद्र कौन कौन से थे। सर्वप्रथम 1860 में ली मेजर ने उत्तर प्रदेश के टॉस नदी के किनारे में नवपाषाणकालीन सैल्ट प्राप्त किए। इसके बाद 1872 में विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत के बेल्लारी क्षेत्र में अनेक उपकरण प्राप्त किए। उन्होंने बेल्लारी को दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित किया। इसके बाद फूट महोदय ने भी नवपाषाण सभ्यता में बहुत विशेष प्राप्त किए। 1936 में पैटरसन महोदय ने फ्रूट महोदय द्वारा एकत्र की गई सामग्री का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अधिशेष अति प्राचीन है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मानना है कि इस संग्रह के कुछ हथियार और औजार सखर और रेहारी के प्रोटो नियोलिथिक हथियारों और औजारों के समान है। अतः स्पष्ट है कि फूट की संग्रहित सामग्री ठीक प्रोटो नियोलिथिक काल के अनुगामिनी है। नवपाषाण काल के औजार कौन कौन से थे, ये हमें देखने हैं। यद्यपि इस युग में भी मानव मुख्य रूप से पाषाण के औजार पर ही निर्भर था, परंतु उसके औजार प्राचीन और मध्यकालीन मानव के औजारों से अनेक बातों में अधिक उन्नत थे। इस युग तक आते आते मनुष्य अपने औजार को घिस कर चिकना बनाने, उन पर एक प्रकार की पॉलिश लगाने लगा। नवपाषाणकालीन औजारों और हथियारों पर या तो संपूर्ण भाग पर पॉलिश है या कम से कम ऊपर और नीचे के सिरों पर। पूर्व पाषाणकालीन सामग्री के ऊपर पॉलिश नहीं मिलती है। एक अन्य अंतर यह है कि यहाँ पूर्व और ब्लड स्टोन है। यहाँ पूर्व पाषाणकालीन उपकरण क्वार्ट्जाइट के हैं। मध्य पाषाणकालीन सामग्री कैसोडीन, जैम्पर, चर्ट और ब्लैक स्टोन के हैं। वहीं नवपाषाण का मनुष्य अपने औजारों के लिए मुख्यतः अच्छे दाने के गहरे रंग के ट्रक
का प्रयोग करता था। इस युग के औजार अनेक स्थलों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार वे हथियार और औजार मिलते हैं। उनमें कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औंखली, मूसल, पीसने के औजार, स्कैपर और पॉइंटर उल्लेखनीय हैं। इनमें भी स्कैपर और पॉइंटर अधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। स्कैपर खाल या मांस, मज्जा निकालने के काम आते थे। पॉइंटर तीखा नुकीली अस्त्र होता था जो शिकार के काम आता था। अतः औजार तीर अथवा भाले की नोक का काम भी देते थे। कहीं कहीं पर इस युग के औजार लोहे की वस्तुओं के साथ साथ मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उनका मुंह लोह युग में भी लंबे समय तक रहा होगा। अगला है इनका निवास। नवपाषाण युग में मानव ने प्राकृतिक खोओं और कंदराहों पर अविलंब न रहकर अपनी बुद्धि और हाथों से काम करना आरंभ कर दिया। प्राकृतिक खो, कंदराओं और कगारों को त्याग कर उसने नदी, घाटी और पहाड़ियों की समतल पीठों पर अपने मकान बनाने का प्रयास किया। भवन निर्माण कला का यह प्रथम प्रयोग था। जिस प्रदेश में लकड़ी, फूस आदि की सुविधा नहीं थी, वहां लकड़ी के मकान बनाना था। अन्य स्थानों पर पत्थर के टुकड़े और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मकान की दीवारें बनाई गई। फूस, पेड़ों की टहनियों, लकड़ियों, जानवर की हड्डियों को जोड़कर मकान की छत तैयार की गई। ये मकान झुंडों में बनते थे जो मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। यही सामूहिक जीवन का श्री गणेश माना जा सकता है। पुरातन प्रस्तर युग के मनुष्य शिकार के लिए टोलियां बनाकर विचरण करते थे। ये टोलियां ही न्यूतन युग में ग्राम अथवा बस्ती के रूप में बस गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक गांव में प्राय 25 से 35 मकान होते थे। इन टोलियों का संगठन नवपाषाण से भी अधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया जब ग्राम का नेता बन गया, जो कालांतर में ग्रामीणी कहलाने लगा। आगे चलकर जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्रामीणी महत्वपूर्ण पद के रूप में देखेंगे। यह ग्रामीणी संपूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन रखता था। यह महज सहज से कल्पित किया जा सकता था। इसके अलावा हम इस काल में ये देखते हैं कि भोजन और अग्नि का उपयोग कैसे होता था। पूर्व पाषाणकालीन मानव अत्यंत ही भद्दे तरीके से कच्चा भोजन करता था। भोजन पकाने की कला में वह अपरिचित था। उसने पत्थर टूटने तथा उनके आपसी रगड़ से निकलती हुई चिंगारी, पेड़ की डालों की रगड़ से आग लगने और कभी कभी जंगल की भयानक आग को भी देखा। अचानक उसने दवानल से जले भुने जानवर का मांस खाया जिसका स्वाद उसे अच्छा लगा। इस अनुभव से उसने पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने, उससे आग जलाना सीखा। इस आविष्कार से मनुष्य के जीवन में और भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया। अग्नि की सहायता से वह अपना भोजन पकाने लगा। उत्खनन में अनेक पाक भांड उपलब्ध हुए हैं। अग्नि की सहायता से मनुष्य शीतकाल में उष्णता उत्पन्न करता था। अंधकार में उसे जलाकर हिंसक पशुओं को भगाता था। मृतक संस्कार। नवपाषाण काल का मनुष्य प्राय अपने शरीर को जमीन में दफनाया करते थे। शवों को दफनाने के लिए संभवतः बाकायदा कब्रिस्तान थे, परंतु कहीं कहीं पर उन्हें अपने मकान में अथवा मकान के समीप ही गाड़ने की प्रथा थी। मकान के आंगन अथवा तहखाने में गड्ढा खोदकर शव को गाड़ दिया जाता था और गड्ढे में उसके उपयोग की वस्तु को रख दिया जाता था। दफनाने के अलावा अनेक बस्तियों में शव को जलाने की प्रथा थी। भस्मी की मिट्टी से बने हुए कलश में रखकर आदर के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। इति नमस्कार। आज इतना ही। आगे के चैप्टर में हम और विस्तृत चर्चा इस विषय पर करेंगे। नमस्कार।